अंधकार से प्रकाश की ओर। जल से सिंचाई करने के लिए मुझसे नहरें निकालने की योजना सबसे पहले मालवा के सुल्तानों ने तैयार की। उनमें मालवा के सर्वप्रसिद्ध सुल्तान हुशंग शाह का नाम उल्लेखनीय है। उसने अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अनेक नहरें निकालने की बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाकर उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया। धार और मांडू जिलों में मुझसे नहरें निकाली गईं। उनमें से 4 बड़ी नहरें तो आज भी विद्यमान हैं, जिनकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। इन नहरों द्वारा की गई खेतों की सिंचाई से राज्य की पैदावार पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। राज्य के अन्न भंडारों में अनाज की आशातीत वृद्धि हुई। मालवा के सुल्तानों ने जब नदी से पानी की पहली नहर निकालकर खेतों की सिंचाई करवाई तो मेरा मन खुशी से फूला न समाया और मैं अपना जीवन सार्थक समझने लगी। मेरे पानी का अधिक सदुपयोग अंग्रेजी शासन में किया गया, जबकि मेरे पानी से अनेक छोटी बड़ी नहर खोदी गई तथा पक्के तालाब बनवाए गए। इनमें प्रमुख नहरें 5 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भानपुरा नहर, रतलाम नहर, मंदसौर नहर, भिंड नहर, मुरैना नहर। इन नहरों से आज भी काम लिया जाता है। राजस्थान की भूमि रेतीली और बंजर है। वहां पर मेरी गहराई बहुत अधिक और प्रवाह मंद होने के कारण मुझसे बहुत कम नहरें निकाली गई। मुझसे निकाली गई नहरों की कुल लंबाई 720 किलोमीटर थी, किंतु इससे मैं पूर्ण सुख प्राप्त न कर सकी। पृष्ठ संख्या 50। जनता मेरे जल का अधिक से अधिक लाभ उठाए, ऐसी मेरी इच्छा थी। मुख्य नहरों के अतिरिक्त तब तक 241 किलोमीटर लंबी उपनहरें निकाली गई थी। इनसे कुल मिलाकर 432 किलोमीटर क्षेत्र की सिंचाई हो पाती थी। वह एक तरह से सिंचाई न होने वाली बात थी। रह रहकर मुझे इस बात का मलाल होता था कि लोग मेरा भरपूर लाभ क्यों नहीं उठाते, जबकि मेरी क्षमता असीम है। पर कहती किससे भला, हमारे भारतीय तो गुलाम थे। सन 1947 में भारत में अंग्रेजी शासन की समाप्ति हो गई। देश ने मुक्ति की सांस ली। स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में उसे श्वास लेने का आनंद प्राप्त हुआ, जिसकी मैं बहुत काल से प्रतीक्षा कर रही थी। वह अवसर अब आया और जल्दी ही मेरे सपने साकार होने के चिन्ह दिखाई देने लगे। मेरा मन बांसों उछल पड़ा। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ ही काल के बाद भारत सरकार ने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए नदी बांध योजनाएं बनाई। उन योजनाओं का विस्तार पूर्वक हाल मुझे मालूम है। उन्हें पूरा करने के लिए मैं इंजीनियरों के इशारों पर खुशी से नाच रही हूं, और क्यों न नाचूं। कोई भी देश विदेशी ताकत के चुंगल से मुक्त होने मात्र से ही स्वतंत्र नहीं होता। वस्तुतः जब वह धन धान्य से समृद्ध हो जाता है, तभी सच्चे अर्थों में वह स्वतंत्र कहा जा सकता है। उसे किसी भी साध्य की पूर्ति के लिए अन्य देशों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश की सरकार ने भी कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया। बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्पादन का बढ़ना जरूरी है। देश को अन्न अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और उसकी समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई। ये 5 वर्षीय योजना के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन योजनाओं को पूरा होते रहने से देश में खेती की पैदावार निश्चित रूप से कई गुना बढ़ी है और निरंतर बढ़ रही है। अनेक छोटे बड़े कुटीर उद्योगों का निरंतर तेजी से विकास हो रहा है। नए नए कल कारखाने तथा उद्योग धंधे खोले ही जा रहे हैं। नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 51। देश को समृद्ध तथा खुशहाल बनाने में नदियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अपने देश की संस्कृति के विकास में मैंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह मैं पिछले पाठ में बता ही चुकी हूँ। वर्तमान युग में मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और इतना ही नहीं अपितु सारे देश को खुशहाल बनाने के लिए कितना सहयोग दे रही हूँ,
इसकी कल्पना देने के लिए मैं गांधी सागर बांध तथा कोटा सिंचाई बांध योजना, इन दोनों महान योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना आवश्यक समझती हूँ। मध्य प्रदेश में 84 गढ़ से 8 किलोमीटर नीचे की ओर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये दोनों बांध बनाए गए हैं। कोटा बांध तथा गांधी सागर बांध ये केवल बांध ही नहीं अपितु नए भारत के तीर्थ स्थान हैं। इस पृष्ठ में आधी जगह पर चंबल नदी के बांध से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र रेखांकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 52। इन महान तीर्थों के कारण देश के लाखों लोगों को अन्न पानी का लाभ पहुंच रहा है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की भांति पिघली हुई बर्फ का पानी मुझे नहीं मिलता। पानी की पूर्ति होती है वर्षा से, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि कुदरत की माया से वर्षा ऋतु में मेरे प्रवाह की गति गंगा जी की अपेक्षा अधिक ही रहती है। पिछले 60 वर्षों के निरीक्षण से यह पता लगता है कि कोटा के निकट मेरे प्रवाह का वेग प्रति सेकंड बहुत अधिक है। यह वेग गंगा में सन 1924 ईस्वी में आई बाढ़ से भी बहुत अधिक है। देश को मेरे इस असीम जल से कुछ भी लाभ न मिलता था, क्योंकि तब सिंचाई के लिए पानी और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए बांध योजनाएं ही नहीं बनी थी। कोटा, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध अब इस कार्य को पूरा करेंगे। इस प्रकार इन बांधों की कहानी भी देश प्रेम तथा त्याग भावना की कहानी ही है। मुझ पर निर्मित बांध योजना सारे भारत की प्रगति, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता तथा जनता का अदम्य साहस, इन तीनों बातों की प्रतीक है। विभाजन के पश्चात अपने देश का मस्तक फिर ऊंचा रखने के लिए भारत के लोगों ने जो त्याग किया, जो खून बहाया, वह भला कौन भूला होगा। जनता की शक्ति राष्ट्र को जीवित रखती है। मेरे जल की एक एक बूंद आज मध्य प्रदेश की पथरीली और राजस्थान की रेतीली जमीन को उपजाऊ बनाने का एक बहुत बड़ा काम कर रही है। कोटा बांध जिस स्थान पर निर्मित है, उसी के ठीक सामने कोटा नरेश का राजमहल खड़ा है। यह राजमहल बीते हुए अतीत की निशानी है, भविष्यकाल में वैभव का साक्षी भी। यह राजमहल नए सुनहले भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है। जनमानस कितना बदल चुका है, यह उसे दिखाई दे रहा है। उस समय एक व्यक्ति अथवा एक घराना सुखी बनाने के लिए सारा समाज काम करता था, और अब बहुजन समाज की सुख सुविधा के हेतु समाज काम करता है। कोटा का विशाल बांध इसका जीता जागता उदाहरण है। कोटा बांध के अन्य भागों में नदियों पर बनाए गए बांधों की अपेक्षा अनेक पहलुओं से भिन्न है। इस स्थान पर ऐसी नई तकनीक का प्रथम उपयोग किया गया जिसे अपने देश में इससे पहले कभी भी कार्य रूप में नहीं लाया गया। पृष्ठ संख्या 53। संसार में फ्रांस तथा युगोस्लाविया को छोड़कर बहती नदी में दीवारें खड़ी किए जाने का अन्यत्र उदाहरण नहीं है। यह विशाल कार्य भारतीय इंजीनियरों की कुशलता का प्रमाण है। कोटा बांध योजना का कार्य 2 चरणों में बांटा गया। एक ओर कुशल इंजीनियरों ने मेरे प्रवाह के नीचे 77 मीटर की गहराई खोदकर पत्थरों को छेद डाला। इस प्रकार कुल 131 सुरंगें खोदी गई, किंतु अंत में वे एक अभेद दीवार खड़ी करने में सफल हो गए और उस पर विशाल बांध का निर्माण किया गया। यह बांध 444 मीटर लंबा और 46 मीटर ऊंचा है। इस बांध की नींव में 1091 हंड्रेडवेट सीमेंट, 13,609 हंड्रेडवेट कपास पैदा करने वाली काली मिट्टी और 3739 लीटर सोडा सिलिकेट भरा गया। इससे इस बांध की भव्यता और मजबूती का अनुमान लगाया जा सकता है। इस दीवार को उठाने का काम कोई हंसी खेल न था। इसका ताना बाना कितनी ही बार गिरकर ढह गया, किंतु इंजीनियरों की कुशाग्र बुद्धि तथा आत्मविश्वास ने हार न मानी और इसीलिए सफलता ने उन्हें माला पहनाई। इस कारण कोटा बांध
नए विशाल कार्य के लिए एक आदर्श बना। कोटा में भारतीय इंजीनियरों ने मेरी अंदर बहने वाली जलधारा पर विजय पाकर व्यास नदी पर बन रही पोंग बांध योजना का कार्य आसान कर दिया और भविष्य के लिए एक नया मार्ग खोल दिया। रुड़की देखने वालों को यह पता है कि गंगा की नहर ऊपर की ओर है तथा गंगा नदी का बहाव नीचे की ओर, किंतु कोटा में मेरे प्रवाह को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन था। बांध निर्माण का कार्य सन 1957 में प्रारंभ हुआ। यह कार्य 2 चरणों में विभक्त किया गया। एक ओर पत्थरों को निकालकर स्लिपवे बांधना और दूसरी ओर मेरे प्रमुख धारा प्रवाह को रोकने के लिए मिट्टी के बांध का निर्माण करना। मिट्टी का बांध बनाने के लिए लाखों घन मीटर माटी की जरूरत थी। नींव खोखली थी और एक स्थान पर तो 6 मीटर का तालाब ही बना हुआ था, जिसको पाटने के लिए रेत की तह तथा फिल्टर्स की समस्या थी। मेरे धारा प्रवाह को तो ऊपर की ओर ही रोक लिया गया, तो नीचे की ओर भी तो बांधों द्वारा काबू पाने की कोशिश की गई, किंतु जल नियंत्रित न हो सका। पृष्ठ संख्या 54। बांध की नींव में से पानी रिसना प्रारंभ हो गया था। यह पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाने पड़े और इस प्रकार अंतर्जल धारा पर विजय प्राप्त की गई। इस अंतर प्रवाह का उपयोग करने पर भी नींव खोखली ही रह गई, क्योंकि अभेद पत्थरों के नीचे पानी रिस रहा था, जिससे उस खोखले स्थान को भरने का निश्चय किया गया, जो कि अत्यंत कठिन कार्य था। पर भारत के कुशल इंजीनियरों ने उस गहरे खड्ड को सीमेंट तथा रासायनिक मिश्रण से बड़ी खूबी के साथ भरकर कमाल कर दिखाया। सैकड़ों टन रासायनिक मिश्रण तथा सीमेंट उपयोग में लाया गया। एक ओर अति मजबूत दीवार बनाई गई, उसमें दरवाजे बनाए गए जिनसे अवसर पड़ने पर दीवार की ओर से जल को बाहर फेंकने की व्यवस्था हो गई, तथा दूसरी ओर मेरे मुख्य प्रवाह को रोक रखने के लिए बाईं ओर मिट्टी का 700 मीटर लंबा बांध तैयार किया गया। भारत में बनाए गए किसी भी बड़े बांध की अपेक्षा कोटा बांध के दरवाजे बहुत विशाल हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई 13-13 मीटर है। ये कुल मिलाकर 19 हैं। इन दरवाजों में 2500 मीट्रिक टन शुद्ध इस्पात प्रयुक्त हुआ है। इन उपायों के बगैर मुझ पर काबू पाना नितांत असंभव था, क्योंकि मैं हूं ही किसी पहाड़ी प्रकृति बाला की भांति चंचल और अल्हड़। मेरे लाल देश के सर्वोच्च कुशल इंजीनियरों को मुझ पर काबू पाने के अलावा दाईं ओर स्लिपवे बनाने के लिए पहाड़ों और पत्थरों से मोर्चा लेना पड़ा। 34 मीटर ऊंचे पत्थर तोड़कर रास्ते बनाने पड़े। बांध के निर्माण कार्य में लगभग 3 करोड़ 8 लाख रुपया व्यय हुआ। मुझ पर बनी कोटा बांध योजना केवल बांध ही नहीं है, इसकी सारी व्यवस्था अद्भुत एवं मनोरंजक है। मुझ पर बना तीर्थ स्थान 18वीं सदी में बने कोटा राज प्रासाद की पार्श्व भूमि पर खड़ा है। भाखड़ा बांध के उद्घाटन अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये बांध आधुनिक युग के तीर्थ स्थान हैं। उसी की याद इस स्थल पर होती है। पहले राजमहलों का जमाना था, तो आज बांध बनाने का समय है, और यह है भी सही। पहले मेरा उच्छृंखल पानी कभी कभी मराठों और कोटा शासकों के बीच रंग लाती हुई कूटनीति का साथ देता था, वहीं आज मेरा पानी खेतों, खलिहानों, बागों और उद्योग धंधों की प्रगति में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इससे मेरा मन बेहद खुश है। पृष्ठ संख्या 55। कोटा बांध से 2 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं। दाईं नहर अपनी 350 किलोमीटर की यात्रा एक मनमौजी सैलानी की भांति पूरी करती है। कुछ किलोमीटर तक तो वह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पथ से होकर गुजरती है। इसकी कुछ वर्षों पहले कल्पना तक करना असंभव था, और वह करीब करीब 62 नदी नाले पार करने पर भी नहर ही गिनी जाती है। इतना ही नहीं, यह नहर परवन और काली सिंध जैसी बड़ी नदियों को भी पार करती है। इन नदियों पर अलग अलग बांधों का निर्माण किया गया है, और
इन नदियों को लांघने के लिए नहरों की खातिर जो जल मार्ग बनाए गए हैं वे भारत में सबसे बड़े जल मार्ग माने जाते हैं। 10 लाख घन मीटर सीमेंट नहरों तथा उपनहरों के निर्माण में काम आया है। इसके लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इससे बहुत लाभ हुए और हो रहे हैं। बाई नहर भी ऐसी ही विशाल है। वह घोड़ा पछाड़, 3 तालेड़ा और मांगेड़ी नामक 3 नदियों को पार करती है। 31 किलोमीटर तक तो वह चट्टानों पर बहती है जो कहीं कहीं बहुत ऊंची हैं और वहां भयानक अंधेरा रहता है। यह नहर भी 40 नदी नालों को पार करती हुई बहती है। यह नहर दाई नहर की अपेक्षा कुछ छोटी है। इस नहर तथा उससे उपनहरों के निर्माण कार्य में 2 करोड़ 19 लाख रुपया खर्च हुआ है। मुझे यह बतलाते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरे ऊपर बने बांध से निकाली गई नहरों से मध्य प्रदेश व राजस्थान की कुल मिलाकर लगभग 14 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे वह रेतीली भूमि जहां पर पहले कभी अनाज का एक दाना तक पैदा नहीं होता था, आज अनाज के भंडारों से भरी पड़ी है, जिससे राजस्थान की जनता पल रही है। मेरे प्रवाह को नियंत्रित करके मध्य प्रदेश में 84गढ़ से 8 किलोमीटर नीचे की ओर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर मुझ पर विशाल गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। यह बांध 540 मीटर लंबा और 68 मीटर ऊंचा है। इसकी लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी एकत्रित करने की क्षमता है और उस पर बने हुए मार्ग की चौड़ाई 4 मीटर है। यह जलगहन क्षेत्र दूर से सागर की भांति दिखलाई पड़ता है। पृष्ठ संख्या 56। मेरा चंचल जल रात दिन इस जगह लहरें बनकर उठता रहता है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, परंतु इन दोनों बांधों के बन जाने पर भी मेरे मन को समाधान न मिल सका। सेवा के लिए मैं उतावली थी और शीघ्र ही मेरे भाग्य में एक और सुअवसर आया। मेरे जल को बांधने की एक और योजना राज्य सरकार ने बनाई। राजस्थान की सीमा पर चूलिया जल प्रपात के निकट विशाल बांध निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन अर्पण करने वाले कर्मठ भारत वीर महाराणा प्रताप के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया। यह विशाल बांध 30 मीटर ऊंचा तथा 1100 मीटर लंबा है। बांध के जलाशय का क्षेत्रफल लगभग 195 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध के निर्माण में 7 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए। इसकी नहरों के जल से 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। मेरे जल से बिजली के उत्पादन के लिए करीब 3 किलोमीटर ऊपर की ओर मिट्टी का बांध बनाया गया है, जो राणा प्रताप सागर बांध का ही एक भाग है। इससे भी अनेक नहरें निकाली गई हैं। कोटा और बुंदेलखंड की भूमि खेती के लिए उपजाऊ है, किंतु जल के अभाव में योजना से पहले खेती न होती थी। अब कोटा बांध, गांधी सागर बांध तथा राणा प्रताप सागर बांध के बन जाने से यहाँ पर अकाल का भय समाप्त हो गया है, ऐसा मैं निसंकोच कह सकती हूँ। खेती के अलावा बिजली घर भी बनाए गए हैं, जिनसे लगभग 1,80,000 किलोवाट बिजली तैयार की जाती है। गांधी सागर बांध के 3 बिजली घरों में 50,000 किलोवाट बिजली का निर्माण हो रहा है। इन तीनों ही स्थानों पर 47 मीटर की ऊंचाई से नीचे पानी छोड़कर बिजली का निर्माण किया जाता है। योजना के तीसरे चरण में कोटा बांध के पानी से बिजली उत्पन्न करने के लिए विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन पर 5 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। इन केंद्रों से राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर और सीकर तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, जावर, दोहत, रतलाम, भीलवाड़ा और नागदा जिलों को बिजली मिल रही है। इस प्रकार मुझ पर बहुउद्देशीय बांध योजना के निर्माण पर कुल खर्च 90 करोड़ 80 लाख रुपया हुआ है।
किंतु यह व्यय हुआ तो क्या, इससे मेरे देश को बहुत लाभ हुआ है, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। पृष्ठ संख्या 57। आज तक बिजली के अभाव के कारण अनेक छोटे बड़े उद्योग प्रारंभ करना कठिन था, किंतु अब कई कल कारखाने खुलने से कोटा का भविष्य उज्जवल है और वह निरंतर प्रगति कर रहा है। छोटे बड़े उद्योग धंधों के विकास के लिए कोटा बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। 19 नवंबर 1960 में प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने गांधी सागर बांध का उद्घाटन किया था। इस जगह एक नायलॉन फैक्ट्री खोली गई है। भारत सरकार ने इंजीनियरिंग उद्योग धंधे प्रारंभ करने के लिए एक प्रसार केंद्र की स्थापना की है, जिससे अनेक उद्योग धंधे समृद्ध हुए हैं। हाथ से काम करने वाले खेती के उपकरण, घर के उपयोगी बर्तन, चमड़े के जूते, शल्य चिकित्सा के औजार, सूती ऊनी कपड़ा मिलें, खेलों का सामान, बिजली के उपकरण, केबल्स तैयार करने के कारखाने आदि अनेक उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। कोटा के निकट गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, फल तथा साग सब्जी बहुत अधिक मात्रा में मेरे जल से सिंचाई के कारण हो रही है। इस कारण जो उद्योग धंधे इस स्थान पर पनप रहे हैं, उन्हें इन वस्तुओं के उत्पादन के कारण स्थिरता मिलेगी। इस राज्य में शीघ्र ही एक वनस्पति घी का कारखाना, 10 दाल मिलें, 2 जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रियां, 2 लकड़ी चीरने के कारखाने, एक डिस्टिलरी और अनेक वर्कशॉप खुलने की संभावना है। मेरी बांध योजना के जल से सिंचाई वाली 15 से 18 हजार हेक्टेयर भूमि तिल की खेती के लिए सुरक्षित रखी गई है। मूंगफली का उत्पादन भी चौगुना बढ़ गया है। कोटा की भूमि कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पहले तक 3000 क्विंटल कपास पैदा होती थी, किंतु मेरे जल से सिंचाई के बाद इतनी ही भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़कर 13 लाख टन तक पहुंच गई है। इसके कारण अनेक बंद कपड़ा मिलें अब पुनः प्रारंभ हो गई हैं। दूसरा प्रमुख उद्योग चीनी तथा खांडसारी का है। सिंचाई की सुविधा के कारण राज्य में गन्ने की पैदावार 20,000 से बढ़कर 90,000 क्विंटल हो गई है। इसके बल पर 2 बड़ी तथा अनेक चीनी मिलें स्थापित होकर चीनी का उत्पादन भारी मात्रा में होने लगा है। पृष्ठ संख्या 58। तीसरा प्रमुख लाभ कोटा के घने जंगलातों से मिलने वाली लकड़ी से उठाया जाएगा। वनों से प्राप्त इस लकड़ी से कार्डबोर्ड और बिजली के लैंप स्टैंड बनाने के कारखाने खोले जा रहे हैं। इसके अलावा जंगल के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पालकर उनसे प्राप्त रेशम से वस्त्र उद्योग का विस्तार किया जाएगा। लाखेरी तथा सवाई माधोपुर में बने सीमेंट कारखानों का और अधिक विस्तार होगा। रामगंज मंडी में भी एक बड़ा सीमेंट कारखाना खोला जा रहा है। मेरी विकास योजना से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखकर दोनों राज्यों में अनेक तरह का इंजीनियरिंग उद्योग कायम करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इससे इन राज्यों में अनेक स्थानों पर यंत्र सामग्री बनाने के कारखाने, मोटर के स्पेयर पार्ट्स के कारखाने, गराज और कृषि उत्पादन के उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इन सब विकास योजनाओं से राज्यों की आर्थिक प्रगति में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस प्रकार मेरे जल के समुचित उपयोग से उद्योग धंधों की प्रगति होगी, अंधकार में रहने वाले गांवों को रोशनी मिलेगी और देश अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर कदम बढ़ाता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पृष्ठ संख्या 59।